तो मैं आप लोगों को बताया था कि जो नेट जेआरएफ का हम लोगों का कोर्स चल रहा है 1 से 10 यूनिट तक, तो आप लोग जो है जो नेट जेआरएफ का कोर्स है, जो सिलेबस लिखा है वो आप लोगों को वीडियो मिल गया है। लेकिन जो यूनिट 11 है उसमें मैं बताया कि मैं समय समय पर कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूंगा, कुछ यूट्यूब पर भी जाएगा और कुछ जो आप लोगों के फोल्डर में भी अलग से मैं बना रहा हूं। तो जैसे इसी तरह से एक टॉपिक है आदर्शवाद। आदर्शवाद, इसी को हम लोग कहते हैं प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म। आप देखे होंगे आदर्शवाद प्रत्ययवाद जो है पीजीटी के सिलेबस में है। जैसे यूपी में जो होता है माध्यमिक शिक्षा परिषद का एग्जाम होता है, जैसे राजकीय विद्यालय का है, जैसे आप लोगों का जो है राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है, कहीं कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी रखा गया है। और सामान्यतः जो है मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, पीजीटी की तैयारी करते हैं, जो सिलेबस आपका लिखा हुआ है केवल वही नहीं आता है। ये अपने मन से निकालिए कि जो सिलेबस ये लिख दिया है बस उतना ही पढ़ के चले गए हो जाएगा, नहीं होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके अलावा जो चीजें हैं वो आपको पढ़ के जाना है। और सामान्यतः एक सामान्य संकल्पना बना लीजिए कि जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है वो पूरा आपको तैयार होना चाहिए। चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दीजिए, चाहे पीजीटी दीजिए, चाहे यूपी का एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार में एग्जाम दीजिए लेक्चरशिप का, हर जगह आता है। एक तो फर्स्ट आपको पूरा नेट जेआरएफ का सिलेबस तैयार करना है। हमें कहते हैं उसी नेट जेआरएफ का सिलेबस तैयार करने से आप लोगों का जो है नेट जेआरएफ भी हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड भी हो जाएगा, पीजीटी हो जाएगा, बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे तब भी उसमें जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है पूरा सिलेबस, अब बार बार कोर्स थोड़े नाप लेंगे, नैतिक भी नहीं है। तो उसमें एक टॉपिक है आदर्शवाद, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है आदर्शवाद का क्या अर्थ होता है, प्रत्ययवाद का क्या अर्थ होता है, फिर प्रत्ययवाद का विशेषता क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या क्या है, फिर इसके बाद प्रत्ययवाद का विकास किस प्रकार से हुआ है, प्रत्ययवाद का विकास या प्रत्ययवाद का इतिहास कह सकते हैं, इसका इतिहास का क्या है, कहां से शुरू होता है। फिर इसके बाद जो प्रत्ययवाद का प्रकार है, प्रत्ययवाद का प्रकार, तो प्रत्ययवाद के प्रकार में दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है जो उग्र प्रत्ययवाद है, उग्र प्रत्ययवाद, तो देखिए, और दूसरा है उदार प्रत्ययवाद। तो उग्र प्रत्ययवाद रेडिकल आइडियलिज्म और लिबरल आइडियलिज्म। तो ये जो उग्र प्रत्ययवाद है इसी को हम लोग जो है जर्मन प्रत्ययवाद कहते हैं। और जो उदार प्रत्ययवाद है इसको हम लोग ब्रिटिश प्रत्ययवाद कहते हैं, ब्रिटिश प्रत्ययवाद कहते हैं। और ये जो जर्मन प्रत्ययवाद है इसी को हम लोग कहते हैं शुद्ध या पूर्ण प्रत्ययवाद, शुद्ध आब्लिक पूर्ण प्रत्ययवाद। और इसका जो विचारक है, इसका जो प्रतिनिधि विचारक है वो प्रतिनिधि विचारक है हीगल। और ये जो ब्रिटिश प्रत्ययवाद है, इस ब्रिटिश प्रत्ययवाद को हम लोग सापेक्ष प्रत्ययवाद कहते हैं, सापेक्ष प्रत्ययवाद कहते हैं। और इसका जो विचारक है, इसका जो प्रतिनिधि विचारक है वो है टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन, जो ग्रीन आप लोग पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जिसकी किताब है। अब देखिए, इन दोनों को मिलाने का जो प्रयास है दो विचारकों ने किया है। दोनों को मिलाने का जो प्रयास है, एक तो कांट ने प्रयास किया, कांट ने प्रयास किया, और दूसरा जो है वो सांख्य। तो कांट ने जो है, कांट क्या है, जर्मन प्रत्ययवादी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जर्मन प्रत्ययवादी है, और जर्मन प्रत्ययवादी होकर उदार प्रत्ययवाद का समर्थन करता है, उदार प्रत्ययवाद का समर्थन करता है, समर्थक है। और जो बोसाके है वो ब्रिटिश प्रत्ययवादी है, ब्रिटिश प्रत्ययवादी है। अब ब्रिटिश प्रत्ययवादी होकर जर्मन प्रत्ययवाद का समर्थन करता है,
जर्मन प्रत्ययवाद का समर्थन करता है। एक तो हम लोग को यह समझना है। अब फिर इसके बाद अभी जो मैं समझाता हूं कि एक तरफ हो गया ये ए हो गया और ये हो गया बी। इन दोनों ए और बी में जो है वो देखा जाए तो क्या समानता है और क्या असमानता है, उस पर ज्यादा चर्चा किया जाएगा। तो हम लोग का जो है सबसे पहला चीज है कि प्रत्ययवाद कहते समय हम लोग के दिमाग में क्या बात आनी चाहिए। देखिए, जो जर्मन के लेखक हैं, जो जर्मन प्रत्ययवाद है, तो जर्मन प्रत्ययवाद का कौन है? हीगल। लेकिन मैं बताया अभी कांट भी, फिक्टे भी जर्मन प्रत्ययवाद का समर्थन करता है। भाई दूसरी बात है कि जैसे हमने बताया कि कांट जो है जर्मन प्रत्ययवादी होकर उदार प्रत्ययवाद का समर्थन करता है, इसी तरह से देखा जाए तो आप देखते हैं कि बहुत सारे विचारक जो है, जैसे मान लीजिए ब्रेडले को लीजिए, ब्रेडले ये उदार प्रत्ययवादी है। ब्रेडले, जैसे मैं बोसांक्यूट बताया, ऑक्सफोर्ड स्कूल इसको कहा जाता है, जो उदार प्रत्ययवादी है इसको ऑक्सफोर्ड स्कूल कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड स्कूल कहा जाता है। तो मैं बता रहा था, थोड़ा सा पहले अर्थ बताऊं आप लोगों को। देखिए, आशीर्वादम साहब ने अपनी किताब में लिखा कि जो प्रत्ययवाद है, तो जैसे मान लीजिए ये जो आइडियलिज्म शब्द है, आइडियलिज्म शब्द किससे बना है? आइडिया से। आइडिया मतलब विचार, आइडिया मतलब विचार, प्रत्यय, विज्ञान, सब उसी का हिंदी है। तो सीधी सी बात है कि आइडिया से आइडियलिज्म बना है। इसका मतलब कि जगत का आधारभूत कारण क्या है? विचार है, प्रत्यय है, विज्ञान है। तो जैसे आप देखते हैं कि मार्क्स कहता था भौतिकवादी, यथार्थवादी, तो ये लोग उसका उल्टा विचार करते हैं। ये लोग कहते हैं भौतिकवाद नहीं, बल्कि विचार ही ज्ञान का आधार है, इसलिए इसको आइडियलिज्म कहा जाता है। और आपको ध्यान होगा कि इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जो हम लोग के यहां प्रत्ययवाद है, ये जो आदर्शवाद है, इसको बहुत सारे विचार नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं कि जैसे मैं बताया, किसी को हम लोग नैतिक सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को एब्सोल्यूटिज्म भी कहते हैं, चरमवादी सिद्धांत भी कह दिया जाता है। तो कुछ विचारकों ने क्या किया, जैसे कुछ एग्जाम में जो आपके आता है वो मैं बता दूं। जैसे हाबहाउस है, हाबहाउस, तो हाबहाउस ने इसको जो है दार्शनिक सिद्धांत किया, कहा, फिलॉसफिकल थ्योरी कहा। जैसे कई प्रश्न आए कि किसने जो है आदर्शवाद को जो है दार्शनिक सिद्धांत कहा है, फिलॉसफिकल थ्योरी कहा है, तो हाबहाउस, इसने दार्शनिक सिद्धांत कहा, फिलॉसफिकल थ्योरी कहते हैं इसको, फिलॉसफिकल थ्योरी। इसी तरह से हम बताए बोसांके, तो बोसांके ने अपनी किताब में जो है इसको आध्यात्मिक सिद्धांत कहा है। आध्यात्मिक सिद्धांत या अधिभौतिक सिद्धांत, अधिभौतिक सिद्धांत कहा है। मेटाफिजिकल थ्योरी, मेटाफिजिकल थ्योरी, जैसे एक विचारक है गेटले, गेटले, तो गेटले ने जो है इथिकल थ्योरी कहा है, नैतिक सिद्धांत इसको कहा है, इथिकल थ्योरी
इथिकल थ्योरी कहा है। जैसे मैकाइवर है, मैकाइवर इसको जो है रहस्यात्मक सिद्धांत कहता है, आदर्शवाद को रहस्यात्मक सिद्धांत कहता है। रहस्यात्मक सिद्धांत कहता है। मिस्टिकल थ्योरी, एक और विचारक है सीईएम जोड़, सीईएम जोड़। तो सीईएम जोड़ जो है इसको निरंकुशतावादी सिद्धांत कहता है, निरंकुशतावादी सिद्धांत, निरंकुशतावादी सिद्धांत कहता है। एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जैसे मैं बताया अभी आपको कि प्रत्ययवाद जो है, प्रत्यय आइडिया को ही अंतिम सत्य मानता है, भौतिकवाद नहीं। ये कहता है कि सृष्टि का मूल कारण जो है, जैसे भौतिकवादी मार्क्स है तो कहता है कि पदार्थ है, ये लोग कहते हैं कि पदार्थ नहीं है, बल्कि पदार्थ की जगह पर प्रत्यय को मानते हैं। जितना भी भौतिक जगत है, जितना भी दृश्य जगत है, इंद्रिय जगत है, सबका विकास कहां से हुआ है? प्रत्यय से हुआ है। प्रत्यय का मतलब होता है जैसे चेतना, विश्वास, मन, आत्मा जो कहते हैं, वही प्रत्यय समझिए। लेकिन जितने भी आदर्शवादी हैं, चाहे वो कांट हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे फिक्टे हो, चाहे बोसाके हो, चाहे हीगल हो, जितने भी विचारक हैं, सब लोग ये मानते हैं कि सृष्टि का मूल कारण और आधार क्या है? प्रत्यय। तो पहला विशेषता तो इसका यही हुआ। यदि मैं कहूं कि विशेषता क्या क्या है, तो पहली विशेषता क्या हुआ? कि प्रत्यय ही अंतिम सत्य है। सृष्टि का मूल कारण और आधार जो है प्रत्यय है, विज्ञान है, आइडिया है। दूसरा चीज देखिए, ये लोग कहते हैं कि राज्य क्या है? एक नैतिक संस्था है। जब राज्य नैतिक संस्था है, तो ये लोग स्वाभाविक रूप से कहते हैं कि भाई जो राज्य है, राज्य जो है साध्य है, और व्यक्ति क्या है? साधन। व्यक्ति क्या है? साधन। और राज्य क्या है? तो स्वाभाविक संस्था के रूप में है। राज्य क्या है? तो प्राकृतिक संस्था के रूप में है। वो दूसरी बात है, अभी मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा जो उग्र आदर्शवादी हैं और जो उदार आदर्शवादी हैं, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन सामान्य रूप से सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। ऑर्गेनिक थ्योरी में विश्वास करते हैं। ऑर्गेनिक थ्योरी का मतलब होता है, जैसे ऑर्गेनिक थ्योरी है, ऑर्गेनिक थ्योरी का मतलब होल पार्ट रिलेशन। होल पार्ट रिलेशन का मतलब कि शरीर और अंग। तो शरीर क्या हो गया? राज्य। अंग क्या हो गया? व्यक्ति। अंग और अंगी का संबंध, अंग और अंगी का संबंध, अंग और अंगी मतलब शरीर, अंगी और अंग का संबंध। चौथी विशेषता देखिए, ये लोग कहते हैं कि राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है। राज्य तथा समाज में अंतर नहीं है। अरस्तु कहता था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो सोचिए कि अरस्तु भी कहीं न कहीं एक आदर्शवाद की बात कर रहा है। मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, राज्य में ही रह के मनुष्य का विकास हो सकता है, तो आदर्शवाद की ही वो बात कर रहा है। और यहां पर क्या है? आदर्शवाद में राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत होता है। राज्य की सर्वोच्चता, राज्य की सर्वोच्चता का मतलब जैसे अभी मैं बताया, होल पार्ट। होल मतलब राज्य, पार्ट मतलब व्यक्ति। अरे ग्रीन कहता है राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है।
विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। ग्रीन कहता है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है, इच्छा है, नैतिक इच्छा है। इसीलिए वो कहता है क्योंकि आदर्शवादी। अब मान लीजिए हम कहें कि स्वतंत्रता, तो सब कुछ राज्य में रहकर ही हो सकता है, तो राज्य ही तो वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। राज्य ही वास्तविक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा, राज्य ही वास्तविक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। मैं कहूंगा अधिकार, इसका मतलब अधिकार राज्य में ही हो सकता है। चाहे उग्र प्रत्ययवादी को लीजिए, मान लीजिए हीगल को लीजिए, तो हीगल क्या कहता है? राज्य को अधिकारों का जन्मदाता मानता है। वो दूसरी बात है कि जब ग्रीन पढ़ेंगे तो ग्रीन कहता है कि राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहीं अपितु संरक्षक है। बात तो वही हुआ, मिलता जुलता। भाई अधिकार, ग्रीन कहता है कि अधिकार व्यक्ति की नैतिक मांग है जो समाज द्वारा स्वीकृत होती है, राज्य द्वारा संरक्षित होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग जो है, जितने भी विचारक हैं, चाहे वो कांट हो, हीगल हो, ग्रीन हो, बोसाके हो, फिक्टे हो, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। दोबारा बताता हूं, राज्य क्या है? नैतिक संस्था है। राज्य क्या है? साध्य है। व्यक्ति क्या है? साधन। राज्य का अपना लक्ष्य है, राज्य का अपना व्यक्तित्व है, और राज्य ही समान इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। राज्य ही समान इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। और राज्य जो है, राज्य की सर्वोच्चता का मतलब कि राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टिकोण से सर्वशक्तिमान है। अब फिर मैं अभी बता रहा था कि मानव स्वतंत्रता, मानव की जो स्वतंत्रता है, राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। मतलब राज्य में रहकर ही स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। अरे भाई, ग्रीन के बारे में बार्कर ने लिखा ना पॉलिटिकल थ्योरी में कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित होता है और अधिकार राज्य में ही मिल सकता है। ग्रीन की बातों को बार्कर ने अपनी किताब में लिखा। तो राज्य ही तो अधिकारों का जन्मदाता है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति का विकास हो सकता है, तो राज्य और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं, राजनीति और नैतिकता में कोई अंतर नहीं। अब देखिए, ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है भाई। जो हमारे यहां उदारवादी हैं, उदारवादी तो आलोचना करेंगे ना भाई, सीधी सी बात है। आदर्शवाद और उदारवादी यथार्थवाद, यथार्थवादी आलोचना करेंगे। तो कभी जैसे कोई प्रश्न आता है, तो मैं बता रहा था आपको कि यहां पर हम लोग को यह समझना है। देखिए, थोड़ा सा मैं इसके इतिहास के बारे में बताऊं कि जो प्रत्ययवाद का इतिहास है भाई, प्लेटो आदर्शवादियों का जनक माना जाता है, फादर ऑफ द आइडियलिस्ट थ्योरी माना जाता है। क्योंकि राज्य को उसने क्या कहा? हाईएस्ट इथिकल एसोसिएशन कहा था। राज्य को सबसे श्रेष्ठ नैतिक संस्था मानता था। देखिए, प्लेटो का जो शिष्य है, अरे भाई हमें कहते हैं सुकरात, तो सुकरात का शिष्य कौन? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर, जिसको महान आप लोग कहते हैं। तो अरस्तु महान था, तो शिष्य भी तो महान ही होगा भाई। अरस्तु को हम लोग आदर्शवाद में क्यों थोड़ा सा रखते हैं? है तो यथार्थवादी, लेकिन अरस्तु ने जब लिखा कि राज्य का उदय जो है मानव जीवन के लिए हुआ, किंतु वह सदजीवन के लिए बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं, सदजीवन के लिए बना हुआ है। यह बात एक तरह से आदर्शवाद के करीब चला जाता है। तो आप देखते हैं कि यूनानी सभ्यता में इसका विकास हुआ। रोमन काल में आ जाइए, मध्यकाल में आ जाइए,
तो टॉमस मूर का नाम सुने होंगे। भाई टॉमस मूर का नाम सुने होंगे तो देखा जाए तो ये जो विकास है, विकास में एक पीढ़ी कौन हो गई? यूनानी सभ्यता वाला, यूनानी सभ्यता, जहां पर प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है। अब फिर आप देखते हैं कि मध्यकाल में आ जाइए, रोमन काल में आ जाइए तो टॉमस मूर। अबे टॉमस मूर की किताब नहीं है यूटोपिया, जो यूटोपिया इसकी किताब है वो क्या है? आदर्शवादी तो है। यूटोपिया जो इसकी बुक है ये आदर्शवादी तो है। अब फिर आप देखते हैं कि मध्यकाल में तो सब चलता रहा। आधुनिक काल में आ जाइए तो रूसो जो जनरल विल की थ्योरी देता है। अब देख रहे हैं कि रूसो प्लेटो से बहुत प्रभावित है। रूसो जो यूनानी सभ्यता से बहुत प्रभावित है। तभी तो आधुनिक काल में रूसो को जो है आदर्शवाद का पिता कहते हैं। आदर्शवाद का पिता, आदर्शवादियों का जनक तो प्लेटो लगाइएगा, और आधुनिक काल में कहेगा तो रूसो लगाइएगा। भाई हीगल एक प्रकार से रूसो से ही तो प्रभावित है। भाई फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुआ, क्या हुआ? आदर्शवाद से ही तो प्रभावित था। कांट को लीजिए, फिक्टे को लीजिए, हीगल को लीजिए, सब रूसो से प्रभावित है। अब फिर दूसरी विचारधारा में बताया कि आधुनिक काल में दूसरी विचारधारा जो है उदारवादी विचारधारा, जिसका प्रतिनिधित्व ग्रीन करता है। तो कहीं ना कहीं जो है आप देखते हैं कि ये जो दो विचार थे, अभी जो मैं आपको बता भी रहा था कि जर्मन जो ये उग्र प्रत्ययवादी है, रेडिकल जर्मन प्रत्ययवादी उसको कहा जाता है। इनका प्रतिनिधित्व हीगल करता है। कांट और फिक्टे भी जर्मन प्रत्ययवाद का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उदार प्रत्ययवाद का रिप्रेजेंटेशन ग्रीन करता है। ब्रिटिश प्रत्ययवाद, सापेक्ष प्रत्ययवाद कहा जाता है। अब मैं बताया कि कांट जर्मन प्रत्ययवादी है लेकिन उदार प्रत्ययवाद का समर्थन करता है, मतलब जर्मन प्रत्ययवाद में उदार प्रत्ययवाद को मिलाने का प्रयास किया। अब बोसाके जो है ब्रिटिश प्रत्ययवादी है, जर्मन प्रत्ययवाद को मिलाने का प्रयास करता है। आप देख रहे हैं किस तरह से प्रत्ययवाद का विकास हुआ। अब इसमें एक चीज और अभी जो मैं बता रहा था थोड़ा सा, कि ये जो प्रत्ययवाद है इसमें एक तो मैं बता रहा था कि ये जर्मन प्रत्ययवाद है, उग्र प्रत्ययवाद है, और ये ब्रिटिश प्रत्ययवाद है, उदार प्रत्ययवाद है। इन दोनों में क्या समानता है? भाई चाहे मैं बताया कि उदार प्रत्ययवाद हो, उग्र प्रत्ययवाद हो, इन दोनों जो है किस प्रकार की समानता दिखाई देती है। तो देखिए, यदि मैं समानता की बात करूं, क्योंकि देखिए आप लोगों को लिखना तो है नहीं, टिक लगाना है, मोटा मोटा बात हर चीज के बारे में जानना है। कभी मैं अराजकतावाद भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। कभी देखा जाए तो मान लीजिए कांट, वैसे कांट आप लोगों के विचारक में था, मैं पढ़ाया था, ग्रीन भी पढ़ाया था, हीगल भी पढ़ाया हूं, प्लेटो, अरस्तु ये सब मैं पढ़ा रखा हूं, रूसो भी पढ़ा रखा हूं। रूसो भी यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। और जो जो विचारक हमको लगेगा बीच बीच में मैं पढ़ाता रहूंगा। आपको बताया हूं कि आप लोगों को निरंतर जो है हफ्ते में 1 या 2 वीडियो जो है आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा नेट जीआरएफ का। जो जो हमें लगेगा मैं बनाता रहूंगा। देखिए, जो उग्र प्रत्ययवाद है, उग्र प्रत्ययवाद तथा उदार प्रत्ययवाद, उदार प्रत्ययवाद में समानता। अब समानता की बात हम लोग करें तो देखिए, पहला चीज, एक तो प्रत्यय, सृष्टि का मूल तत्व प्रत्यय है, दोनों मानते हैं, चाहे उग्र प्रत्ययवाद हो चाहे उदार प्रत्ययवाद हो। दूसरा चीज देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति में भी समानता है। क्यों? राज्य नैतिक चेतना के व्यक्ति है, दोनों मानते हैं। राज्य सावयव संस्था है। तीसरा चीज अभी मैं बताया कि राज्य का उद्देश्य क्या है? नैतिक है, ये भी तो स्वीकार करते हैं। राज्य सर्वोच्च संस्था है, राज्य सर्वोच्च संस्था है, ये भी तो स्वीकार करते हैं।
राज्य सामान्य इच्छा की बात करता है, ये भी तो दोनों स्वीकार करते हैं। सामान्य इच्छा की बात करता है, ये भी तो दोनों स्वीकार करते हैं। ये बताइए, स्वतंत्रता संबंधी जो धारणा है, स्वतंत्रता के नैतिकवादी सिद्धांत को भी तो दोनों स्वीकार करते हैं कि राज्य में रहकर ही स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। भाई देखा जाए तो यही तो दोनों लोग मानते हैं कि सामान्य इच्छा द्वारा बनाए गए कानून के पालन करने से व्यक्ति नैतिक बनता है और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो आप देख रहे हैं ये सब समानता है, लेकिन अभी मैं बता रहा था अंतर है, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है, तो क्या क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, हीगल राज्य को साध्य मानता है, व्यक्ति को साधन मानता है, और कहता है कि राज्य का अपना जीवन है, राज्य का अपना व्यक्तित्व है, व्यक्ति बलिदान हो सकता है। लेकिन आप ग्रीन पढ़ेंगे तो ग्रीन में मैंने आपको बताया था कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास है। ग्रीन कहता है ना, भाई कल्याणकारी राज्य का जन्मदाता, और कहता है ना हिंडेंस ऑफ हिंडेंसेस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, राज्य अवरोधों को अवरोधित करता है, बाधाओं को बाधित करता है। तो साध्य देखा जाए तो एक प्रकार से व्यक्ति नजर आ रहा है। राज्य क्या कर रहा है? व्यक्ति के नैतिक विकास में सहयोग कर रहा है। देखिए, दूसरा जो दोनों आदर्शवाद में अंतर है, कार्य क्षेत्र में अंतर है। कार्य क्षेत्र में अंतर है। कार्य क्षेत्र में कैसे अंतर है? अभी मैं बता रहा था, हीगल क्या कहता है, राज्य व्यक्ति को शक्तिपूर्वक एवं बाध्यकारी ढंग से नैतिक बना सकता है। मतलब राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है उसको सुधारने के लिए। लेकिन हीगल कहता है नैतिकता का संबंध, ग्रीन कहता है कि नैतिकता का संबंध अंतःकरण से है। व्यक्ति की नैतिक इच्छा स्वतंत्र होती है। शक्ति द्वारा हम क्या करेंगे? बाहरी आचरण का सुधार कर सकते हैं, व्यक्ति नैतिक नहीं बन सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कार्यक्षेत्र में भी तो अंतर आ गया। राज्य की इच्छा संबंध में भी अंतर है। राज्य की इच्छा संबंधी अंतर है। कैसे? जैसा समझिए, अरे भाई हीगल कहता है राज्य को ईश्वर का अवतरण कहता है। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। राज्य को विश्वात्मा की अवतार मानता है। राज्य की इच्छा को सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और निरंकुश मानता है। ग्रीन तो ऐसा नहीं कहता। ग्रीन कहता है कि भाई राज्य का आधार क्या है? राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। और हीगल में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं राज्य का आधार शक्ति बन जाता है। तो ग्रीन कहता है ना, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ। क्या स्टेटमेंट है? ग्रीन स्टेटमेंट रटने से नहीं होगा। मैं आपको ग्रीन भी पढ़ाया था, रूसो भी पढ़ाया था, बेंथम भी पढ़ाया था, और भी पढ़ाता रहूंगा। आप समझ, देखिए, समझ डेवलप किए तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। रट के कितना जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा एक अंतर यह भी है, राज्य के प्रतिरोध के अधिकार के बारे में अंतर है। राज्य के प्रतिरोध के अधिकार के बारे में अंतर। अब कैसे अंतर है, जैसा समझिएगा। हीगल राज्य को नैतिक मानता है, स्वतंत्रता और शक्ति का मूर्त स्वरूप मानता है। तभी तो कहता है हीगल, रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल। राज्य ईश्वर का अवतरण है, तो राज्य सर्वोच्च है, राज्य सबसे शक्तिशाली संस्था है। तो किसी भी परिस्थिति में जो है राज्य के आदेश का उल्लंघन नहीं हो सकता है। तो हीगल के दर्शन में जो है व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध की कल्पना संभव नहीं है। लेकिन जरा सा ग्रीन, जब ग्रीन पढ़ाया था तो क्या बताया था?
कुछ विशेष परिस्थिति में व्यक्ति राज्य के आदेशों की अवहेलना कर सकता है, विरोध कर सकता है। व्यक्ति के ऐसे अधिकार को जो है वह नैतिक अधिकार कहता है। देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो युद्ध में है, युद्ध के संबंध में अंतर है। युद्ध के संबंध में कैसे अंतर है ये बताइए। हीगल युद्ध को उचित मानता है, नैतिक मानता है, आवश्यक मानता है और कहता है कि युद्ध आवश्यक है। तभी तो फांसीवाद हीगल से प्रभावित है, ग्रीन से थोड़ा प्रभावित है। युद्ध द्वारा ईश्वरीय न्याय की स्थापना होती है, हीगल कहता है। हीगल कहता है कि युद्ध में वही राज्य विजयी होता है जिसके पक्ष में विश्वात्मा होती है, जिसके पक्ष में न्याय होता है। तो आप देख रहे हैं कि हीगल युद्ध को आवश्यक मानता है। हीगल ने जो किताब में लिखा, जो हीगल की किताब है, आप जानते हैं बहुत सारी किताबें उसने लिखा ना, मैं पढ़ाया भी था। साइंस ऑफ लॉजिक, एम्थेटिक एक उसकी किताब है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन उसी की किताब है हीगल की, फिलॉसफी ऑफ माइंड, फिलॉसफी ऑफ राइट, फिलॉसफी ऑफ आर्ट, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट, सब हीगल की किताब है। तो आप देख रहे हैं हीगल ने लिखा, यदि समाज अधिक समय तक शांत और संघर्ष रहित बना रहेगा तो भ्रष्टाचार रूपी सड़न पैदा हो जाएगी। और उसने लिखा कि युद्ध ने गृह संघर्षों का समाधान किया है, राज्य की आंतरिक सत्ता को मजबूत किया है, इसलिए युद्ध आवश्यक है। ऐसा थोड़ी न कहता है। ग्रीन तो युद्ध को अनैतिक कार्य कहता है, आवश्यक बुराई मानता है। हीगल ने युद्ध के गौरव को प्रतिपादित किया था, ग्रीन ने युद्ध की निंदा किया था, शांति के महत्व को प्रकट किया था। ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीयतावाद में भी तो अंतर आ गया। जब हीगल उग्र आदर्शवादी होगा तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास नहीं करेगा। ग्रीन अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर विश्वास करेगा क्योंकि उदारवादी है। तभी तो कल्याणकारी राज्य का जन्मदाता है। लोकतांत्रिक पद्धति में भी अंतर आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि इस तरह से अंतर भी है, लेकिन आप लोगों को सामान्य रूप से जो है केवल ये जानना है यहां पर कि कभी मैं आप लोगों को जैसे फिक्टे पढ़ा दूंगा, कभी बैसाखी भी पढ़ा दूंगा, कांट तो मैं पढ़ाया था, आप लोग सिलेबस में भी था। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग यहां पर जो समझ रहे थे कि आदर्शवाद जो है होता क्या है, आदर्शवाद की क्या विशेषता है, आदर्शवाद का इतिहास क्या था, और उग्र आदर्शवाद या उग्र प्रत्ययवाद और उदार प्रत्ययवाद में क्या डिफरेंस है। यहां जो विचारक हैं उस विचारकों के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि विचारक में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं, तो फिर जो है रिपीटिशन भी होगा, इसीलिए विचारक पर मैं जो है ज्यादा बात नहीं करूंगा। किताब जैसे मान लीजिए, देखिए मैं जब ग्रीन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि लेक्चर्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो किताब ग्रीन की है, एक किताब उसका लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसी की किताब है, लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन। तो बहुत सारी किताबें ग्रीन ने भी लिखा, अपनी आदर्शवादी बातों कहा। आज प्रत्ययवाद पर क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और सभी लोग जो है खूब यूट्यूब देख रहे हैं, मैं देख रहा था, सभी लोग दूसरे को वीडियो भेज रहे हैं, इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।